सिमत को निशाना बनाना, फिर तो ये बात सियासी हो जाती है। कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करें। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो नवाज शरीफ पहुंचाना चाहते हैं। सुबह सुबह उठ के फकीरों की तरह भीख ना मांगनी शुरू कर दिया करो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, काहे नहीं देंगे। उनके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जरा अपना रवैया पर नजरसानी फरमाएं, कहीं आपके रवैये से जमहूरियत को नुकसान ना हो जाए। मायूसी की कोई बात नहीं, और अगर मुझे पंजाबी में कहने की इजाज़त है तो मैं कहूँगा सत्ते ही खैर हैं पाकिस्तान। मुझे अगले हफ्ते के आखिर तक इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, स्क्रीन पे 3 हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इन 3 हफ्तों के दरमियान मुल्की सियासत, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे जो पनामा पे सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई, उस GIT के तमाम मेंबरान से मुझे माफ़ी मांगनी है, अपोलोजाइज़ करना है, और उन तमाम लोगों से जिनका एनालिसिस ये था कि GIT एक बड़ा भरपूर इन्वेस्टिगेटिव काम कर सकेगी, क्योंकि मैं उन चंद लोगों में था पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तान में जो मसलसल ये कहते रहे कि 20 ग्रेड के जो अफसरान हैं वो भला शरीफ ख़ानदान से, वज़ीर आज़म से और इतने ताकतवर अशख़ास से वो मुश्किल सवालात कैसे पूछ पाएंगे, और ये कभी भी एक गैर मुबहम रिपोर्ट नहीं लाएंगे बल्कि बड़ी मुबहम, बड़ी ग्रे किस्म की एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। लेकिन GIT जो रिपोर्ट हमारे सामने ले आई है उसमें ये पता चलता है कि अगर पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट हो, उन्हें पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट हो, तो वो बड़ी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी से काम कर सकते हैं। बहुत से नुकात अभी तक जो रिपोर्ट, उसका पहला वॉल्यूम जो है जो 255 सफ़ात का है, वो कम अज़ कम मैंने पढ़ा है, और ज़ाहिर है बहुत से लोग जो इस पर कमेंट कर रहे हैं उन्होंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उसे पढ़ा है, मुकम्मल पढ़ा है, एक एक लाइन उसकी पढ़ी है। इसके 8 वॉल्यूम और भी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश किया है, उनको सामने लाने की इजाज़त दी है। 10वां वॉल्यूम जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने महफूज रखा है। लेकिन जो पहला वॉल्यूम है इसके अंदर भी बहुत ही मुश्किल सवालात खड़े हो गए हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के लिए। 2 जो चुपते हुए सवालात हैं उनका मैं जिक्र शुरू में कर देता हूँ, फिर अपने गेस्ट की मैं तरफ चलूँगा। पहला सवाल तो यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो सारा केस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि 1980 में गल्फ़ स्टील मिल्स जो दुबई में थी उसके 25% शेयर जो हैं वो आखिरी शेयर थे जिन्हें बेचे गए 12 मिलियन दिरहम में अब्दुल्ला कायद अहली को, और उसके नतीजे में जो 12 मिलियन दिरहम मिले, वो 12 मिलियन दिरहम जो हैं वो शरीफ ख़ानदान ने या तारिक शफ़ी साहब ने हवाले किए कतरी शहज़ादे की। वो इन्वेस्टमेंट थी जिससे सऊदी अरब के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स हुई और बाद में एवन फील्ड अपार्टमेंट ख़रीदे गए। अब ये बात सामने आई है, बड़े कंक्लूसिव तरीके से सामने आई है कि 1980 का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गल्फ़ स्टील मिल्स का, उस कॉन्ट्रैक्ट की महज एक कॉपी प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने शरीफ ख़ानदान के उनके वकला ने, लेकिन वो कॉपी जो है उसका कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है उस किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 1980 का दुबई की अथॉरिटीज़ के जो रिकॉर्ड है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसकी जो कॉपी दी गई है नोटरी पब्लिक या पाकिस्तान काउंसलर से, पाकिस्तान के काउंसलर सेक्शन से अटेस्ट करवा के, उस अटेस्टेशन का भी दुबई के रिकॉर्ड्स में वहाँ कम अज़ कम वो अटेस्टेड कॉपी जो है वहाँ से वो कॉपी प्रॉपर तरीके से अटेस्ट नहीं हुई। ये बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है जैसा कि लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, तो फिर वो जो 12 मिलियन दिरहम का जो पूरा ट्रेल था वो ट्रेल ही ख़त्म हो जाता है। कतरी शहज़ादे, कतरी ख़त, उन तमाम चीज़ों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा जो बहुत ही दिलचस्प चीज़ सामने आई है वो कंट्रोवर्सी है इंटरनेशनल, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरी दुनिया के अखबारात जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसमें अमेरिका के अखबारात हैं, बरतानिया के अखबारात हैं, इजराइल के अखबारात हैं, हिंदुस्तान के अखबारात हैं, मिडल ईस्ट के अखबारात हैं। और वो चीज़ है कैलिबरी फ़ॉन्ट का, शरीफ ख़ानदान का एक 2006 में एक डॉक्यूमेंट बनाना जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का कैलिबरी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना, और अब माइक्रोसॉफ्ट की और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की और कैलिबरी के इन्वेंटर की ये एक्सप्लेनेशन देना कि शरीफ ख़ानदान जो ये कहता है कि ये कैलिबरी फ़ॉन्ट 2006 के बाद 4 के बाद से अवेलेबल,
कोई हकीकत नहीं है। दर हकीकत 2007 से पहले इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट 2006 का दिखाया गया है वो 2006 के बाद ही किसी वक्त में बना होगा, वो 2007 के बाद बना होगा, उससे पहले बनाना मुमकिन नहीं था। ये वो मुश्किल सूरत हाल है। आज जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, MQM है, शेख रशीद की भी जमात है, उन सब ने मिलकर एक बार फिर ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, किसी और को PMLN से नॉमिनेट करना चाहिए। वज़ीर आज़म वज़न है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, इसी का फैसला उनकी काबीना ने भी किया है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे पाकिस्तान PMLN के रहनुमा, सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इस डिस्कशन में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे तहरीक इंसाफ के आउटस्पोकन रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन जनाब फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नबील गैबोल साहब इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, दुनिया भर की सियासी जमातें अपने लीडर को अगर देखती हैं कि वो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो वो उसका कोई नुमाइंदा कर देती हैं। इसराइल में अहद उलमत साहब पे जब इल्ज़ामात लग गए तो उनको कहा गया कि साइड स्टेप करें। वो वज़ीर आज़म थे, 2 साल के बाद उनको साइड स्टेप करना पड़ा, अपने मुकदमात उन्होंने लड़े, फिर वो जेल में भी चले गए। यहाँ क्या वजह है कि PMLN एक सियासी पार्टी के तौर पर एक्ट नहीं कर रही और वज़ीर आज़म को नहीं कह रही कि आप साइड स्टेप करें और अपने मुकदमात को फेस करें? ये आपके ज़ाती मसले हैं, ये कोई PMLN की सियासी जमात का मसला थोड़ा है। देखिए, ये आपने जिस तरह से इंट्रो में आपने काफ़ी जो है वो पहले बात जब शुरू की तो मेरा भी माथा ठनका के पता नहीं कौन सी जो है वो चीज़ आपने वॉल्यूम 1 से पढ़ ली है और आप उसको किस तरह से जो है वो अब आप उसको पेश करेंगे और वो कौन सी चीज़ होगी। देखिए, मामला ये है कि आपने 2 बातें जो है वो की हैं। एक वो डॉक्यूमेंट की कि जो उन्होंने कहा कि जी वो कैबलरी फ़ॉन्ट जो है वो 2006 से पहले नहीं था, 2007 में था। बहरहाल ये तो बुनियादी तौर पे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं 1980 का नहीं। बात ये है ना कि वो जो 1980 वाली भी आपने बात की है ना। पहली बात ये है कि आप मुझे ये बताएं 1980 का जो कॉन्ट्रैक्ट, गल्फ स्टील, जी गल्फ स्टील जो है वो एक हकीकत है या नहीं है? गल्फ स्टील मिल जो है उसका वहाँ पे इस्टेब्लिश होना और उसका वहाँ पे लगना जो है ये एक हकीकत है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको ना मिले तो आप उसकी पैदाइश को जो है वो जुटला दें। गल्फ स्टील जो है वहाँ पे वो इस्टेब्लिश भी हुई है, फिर बाद में सेल भी हुई है। उसमें 25% शेयर किधर गए, 75% शेयर किधर गए, ये आज से कोई तकरीबन जो है वो 40 साल पहले की शरीफ फैमिली के जो है वो ज़ाती कारोबार की बात है। यहाँ पे कोई पब्लिक मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं, जो दूसरी आपने वो कैबलरी फ़ॉन्ट की बात की है, वो भी एक जो है वो उनके ज़ाती एसेट की बात है जिसको आप घुमा पर आके वो कह रहे हैं जी कि बेनिफिशरी ओनर नहीं है, आप कह रहे हैं जी नहीं बेनिफिशरी ओनर है। आप मुझे ये बताएं कि ये इसके अलावा सरे वर्ग के ऊपर आपने शायद पढ़ा, उन्होंने मैं बताऊं सर, आप मुझे इजाजत, मैं आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं? और ये चारों मेरी सुन लें, मेरी सुन लें जी, मेरी सुन लें आप, उसके बाद फिर आप बताएं, आप नहीं बताना है। और इसके अलावा सरे वर्ग के ऊपर उन्होंने 2 बातें और भी की हैं और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला ये चारों चीज़ें जो हैं ये मोहित साहब ये गलत साबित होने जा रही हैं। ये हफ्ते से ये जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, आप मुझे ये बताएं कि फिर ठीक वो लोग जो आज इस JIT के पीछे खड़े हैं और ये JIT जो है वो क्या किस मुंह से जो है वो इस पूरी कौम को जो है वो फेस करेगी। मामला ये है कि ये JIT जो है बिल्कुल राणा साहब, मैं कोई जिन्नाती राणा साहब मैं ऑपोजिशन का सुन ले मेरी आखिरी बात ये JIT जो है जिसमें जिन्नाती ताकत थी, ये दुनिया के हर हिस्से में पहुंची, हर जगह से जहां हुकूमतें सबूत लाने में नाकाम हुई वहां से सबूत लाई, लेकिन 36 साला मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिटिकल जो है वो लाइफ है, उसमें किसी सरकारी ख़जाना प्रोजेक्ट में कमीशन किकबैक गलती कोई एक इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। तो क्यों ना पार्टी ऐसे लीडर जिसने इतनी कमिटमेंट के साथ और इतनी दयानत के साथ कौम की खिदमत की है, क्यों ना पार्टी जो है वो उस लीडर के पीछे खड़ी हो और उस लीडर के साथ जो है वो कमिटमेंट का इजहार करे। आप कह रहे हैं कि पार्टी एक्ट नहीं कर रही, पार्टी पूरा एक्ट कर रही है और अपने लीडर के साथ जो है वो बड़ी मजबूती से खड़ी है।
मैं राणा साहब, मैं ऑपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। राणा साहब ने जो मुझसे सवाल पूछे मैं उनके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे सियासी रहनुमा उनके जवाब दें। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं आप? जी मैं आपके साथ हूं। फवाद चौधरी साहब इनका क्या जवाब देंगे? जो राणा साहब ने कहा है कि ये, मैंने खैर 2 ही नुक्ते उठाए हैं, नुक्ते तो बहुत हैं इन वॉल्यूम्स में। जो पहला ही वॉल्यूम है 256 सफ़ात का, उसमें 8-10 बहुत ही भरपूर नकात हैं, उसके अंदर सेक्शंस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 नुक्ते उठाए। लेकिन राणा साहब ने उसका जो जवाब दिया उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जी अच्छा, सबसे पहले तो राणा साहब की आखिर से बात शुरू कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस नहीं है, तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब के ऊपर चॉकलेट चुराने के एलिगेशन है, या ये एलिगेशन है कि कतरी से उन्होंने ईद ज्यादा ले ली थी? जाहिर है उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं, और वो करप्शन के एलिगेशंस डॉक्यूमेंट किए हैं ICIJ ने। उसके बाद वो करप्शन के एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट के 2 आने वाले एक का हवाला दे दें, रेक्टिफाई किया और कहा कि वो सही है। और अब जो JIT है उसने उसको रेक्टिफाई किया, और JIT ने जिस बुनियाद पे किया है, जिसको भी राणा साहब फरमा रहे थे, JIT में ये कहा गया कि हमने जो ये अपार्टमेंट्स खरीदे थे वो हमने सऊदी अरब की एक मिल बेच के खरीदे थे। सऊदी अरब की जो हमने मिल लगाई थी वो हमने गल्फ स्टील मिल बेच के लगाई थी। अब और गल्फ स्टील हमने पाकिस्तान से पैसे लेके नहीं लगाई थी, वो हमने वहां से कर्जा लिया था। अब जो वहां से कर्जों की डॉक्यूमेंट्स पेश की इन्होंने वो जाली निकली, जो इन्होंने अल अहली के साथ अपनी पार्टनरशिप दिखाई वो जाली निकली। इसका मतलब ये है कि जो गल्फ स्टील मिल का 12 मिलियन दिरहम जो कहा गया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब हुआ कि वो 12 मिलियन दिरहम कभी किसी मोहम्मद बिन जासिम के फैमिली के साथ इन्वेस्ट ही नहीं हुआ था। तो अब जो 4 बड़ी डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर रिलाई किया शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में, वो चारों जाली निकली। यानी ये जाली निकला कि ट्रस्ट डीड जो मरियम नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ के दरमियान हुई थी, जिसके तहत मरियम को ट्रस्टी दिखाया गया था, और वो 2006 में साइन हुई, जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो एक इंटरनेशनल फोरेंसिक लेबोरेटरी ने जब लंदन में उसको वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा कि 2006 में तो वो जिस फॉन्ट में लिखी गई है कैलिबरी फॉन्ट, वो फॉन्ट ही नहीं बनी थी। लिहाजा वो सारा मुकदमा जो शरीफ फैमिली ने वहां पेश किया वो सारे का सारा जाली निकला, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ब्रिटिश वर्जन आइलैंड FIA ने तस्दीक की कि वो बेनिफिशियल ओनर है नीलसन और नेस्कोल की, जो ये प्रॉपर्टीज ओन करती है। ये प्रॉपर्टी दरअसल हुदैबिया मिल के पैसे से खरीदी गई थी, और हुदैबिया का जो पैसा नेक्सस है वो मोटरवे के कमीशन से मिलता है, जो कि बनाया गया था 93 में। तो प्योरली करप्शन के एलिगेशंस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन है, फ्रॉड के एलिगेशन है, और वो प्रूव हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम परसों उसको गलत साबित कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स चैलेंज नहीं हुआ करती कोर्ट्स में, वो आपको मौका मिलेगा। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब तो तैयारी तो कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा। ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल लेके आ रहे हैं, लार्जर बेंच बनाने की बात हो रही है। देखिए, जो आदमी थोड़ा सा भी क्रिमिनल लॉ को समझता है उसको पता है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शंस नहीं हुआ करते। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक कंक्लूसिव रिपोर्ट है, वो कन्फ्रंट करने के लिए इस्तेमाल होगी जब ट्रायल कोर्ट में, जब नैब में ये केस चलेगा। अच्छा। और नैब में जाके इन तमाम लोगों को मौका मिलेगा विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। ये जो JIT के मेंबरान हैं इनको भी ये क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे, और वहां पे जाके ये इस रिपोर्ट के ऊपर जो भी अपने गुजारिशात होंगी वो कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मुझे जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें पर्सपेक्टिव लाने दीजिए। राना जनाब नबील गेबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। नबील साहब, आपकी जमात से तो तवक्को नहीं थी, अभी भी PMLN के लोगों को उम्मीद है कि आपकी जमात जो है वो कोई मायदा कर लेगी, कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई सुलह सफाई हो जाएगी और पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी बदसतूर खड़ी है और इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिमायत है ना वो 20 करोड़ आवाम के साथ है। जब एक चीज़ साबित हो चुका है, जब एक चीज़ कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि करप्शन हुई है, झूठ बोला गया है और जाली कागजात जमा किए गए हैं, पेपर्स की टेम्परिंग हुई है, ये सब कुछ जब JIT ने साबित कर लिया है तो हम ऐसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर को या ऐसे गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि ये जो रूमर्स फैलाते हैं, लेकिन करप्शन के इल्जामात तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे भी लगते रहे हैं। आपकी आवाज कम आ रही है जी। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के लीडरान पे, आसिफ अली जरदारी साहब पे भी बड़े सीरियस करप्शन के इल्जामात तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे बदसतूर लगते रहे हैं। नून के लोग कहते हैं, PMLN के लोग, किसी और ने इस्तीफा नहीं दिया, आखिर नवाज शरीफ ही क्यों? ये सदा आपके कानों तक पहुंच रही होगी।
नहीं, मुझे आप बताएं ना कि पीपल्स पार्टी के जो लीडरों के खिलाफ अगर केस चल रहे हैं तो कानून फैसला करे ना। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह हुआ है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी फैमिली जो है वो कटहरे में खड़ी हुई और उनके लिए जेआईटी बनाएगी। जेआईटी बनती है क्रिमिनल्स के लिए, जेआईटी बनती है सौलत मिर्ज़ा, अजमल पहाड़ी टाइप के लोगों के लिए। तो ये जेआईटी प्राइम मिनिस्टर के लिए बनी है। और देखें आप, हमारे मुल्क के अंदर हम जाली डिग्री भी पेश करते हैं तो एमएनएस डिस्क्वालीफाई होते हैं। यहाँ तो ये बात प्रूव हुई है, दुबई की गवर्नमेंट ने माना है कि ये जो है लेटर जाली है। और सबसे बड़ी बात ये जो कतरी लेटर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, कतरियों ने भी जो है जवाब दे दिया कि हम जेआईटी के सामने पेश नहीं होगा। इसका मतलब एक झूठ इन्होंने बोला है, तो झूठ तो साबित हो गई है। आप बाकी सब बातों को छोड़ दें, करप्शन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन झूठ साबित हुई है, चोरी हुई है, वो साबित हो गया, तो उससे वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा राणा साहब, क्विक ब्रेक से पहले ये तो एक नया मसला खड़ा हो गया ना कि जो दस्तावेजात और जो सेल एग्रीमेंट रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और जेआईटी के सामने, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दुबई की हुकूमत कह रही है वो जाली है, महज उसकी कॉपी रखी गई थी। ये तो परजरी का एक नया चैप्टर, एक नया इल्जाम खुल गया यहां पे। देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि मेरे दोनों भाइयों ने जो बात की उन्होंने तो सारा मामला ही जो है वो हल कर दिया है। जो नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई केसेस हैं तो कोई उनके ख़िलाफ़ कोई अदालत से फ़ैसला तो नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। अदालत से फ़ैसला नहीं हुआ तो अदालत से फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ भी नहीं हुआ, और हम भी ये कह रहे हैं कि अदालत से फ़ैसला अगर हमारे ख़िलाफ़ होगा तो हम उस फैसले को जब तस्लीम करेंगे। बाकी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वो देखें फ़लाँ ये तो ट्रायल की बातें हैं, ट्रायल में जाएगा, ट्रायल में जरा होगी, ट्रायल में जो है वो विटनेस बॉक्स में आएंगे, जरा करने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, जब मौका मिलेगा तो हम ये चीज़ें जो हैं वो साबित कर देंगे। अब ये तो हमारे पास प्रूफ्स है ना कि ये प्रूफ हमने किस लम्हे, किस जगह, किस वक्त अदालत में जो है पेश करने। बात ये है कि बात बड़ी सिंपल है। अगर जो डॉक्यूमेंट पेश किया वो कैबलरी फ़ॉन्ट गलत निकल आया, वो जो है वो फ़लाँ जगह से रिकॉर्ड नहीं मिला, फ़लाँ जगह से रिकॉर्ड नहीं मिला, ओ भाई ये सारा उनका ज़ाती कारोबार है ना। ये ज़ाती कारोबार जो आज से 40-50 साल पहले जो है वो वहाँ का रिकॉर्ड जो है वो देखा जा रहा है। 40-50 साल पहले अपने जाती कारोबार के मतलब। लेकिन राणा साहब, जाली कागजात तो आप हर बंदा जो है प्रेजेंट कर सकते हैं ना कोर्ट में। बात नहीं तो नहीं ना, बात ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि वो जाली नहीं है। उन जाली कागजात को साबित करने के लिए जेआईटी ने जो फ्रॉड किया है, इस फ्रॉड को जो है हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात हुई है। अब पीरजादा साहब आप ये देखें कि ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं है। या तो ये जेआईटी कहे कि जनाब ये 1993 में जो है ये मोटरवे से ये करप्शन जुड़ती है, वो भाई लाओ ना, करो बात। मोटरवे का केस मौजूद है, कंपनी मौजूद है, कागजात मौजूद हैं, जिन लोगों ने वो मुआहदा किया वो लोग मौजूद हैं। कोई एक प्रोजेक्ट 1981 से लेके 2017 तक जो है कोई एक नहीं है, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट हैं, खरबों अरबों रुपए के जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ के हाथों जो है वो इस मुल्क में जो है वो लगे हैं। ओ भाई किसी एक के ऊपर तुम इल्ज़ाम तो लाओ ना। ये ज़बानी कलामी आप मोटरवे की बात कर रहे हैं, चले मोटरवे की बात कर रहे हैं। ये 1993 में ये साबित कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। करप्शन का कोई इल्ज़ाम जो है ये जिन आईटी भी नहीं निकाल सकी, और तो किसी ने क्या निकालना है। जिन आईटी भी नहीं निकाल सकी। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। राणा सनाउल्लाह साहब भी मेरे साथ हैं, फवाद चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं, नबील गबोल साहब भी मेरे साथ हैं। वक्त के बाद मुलाकात होती है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सियासी जमातों के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़ाहिर आपके सामने आ रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ हक़ाइक़ जो मेरे कानों तक पहुँच रहे हैं वो भी आपके नॉलेज में लाता जाऊँ। कि एक PMLN के सोर्सेज का ये भी दावा है कि एक तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भरपूर दिफा किया जाएगा। ख्वाजा हारिस बहुत से नुक्ते निकाल रहे हैं, वहाँ ये कोशिश की जाएगी, इस्तदा की जाएगी कि एक लार्जर बेंच जो है वो बन पाए, 9 मेंबरान पे 10 मेंबरान पे लार्जर बेंच जो है वो बन पाए, और फिर जो तकनीकी इसमें डिफेक्ट्स हैं या फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं
JIT की रिपोर्ट में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए, टाइम बाय किया जाए। और साथ ही एक दूसरी स्ट्रीम ऑफ थॉट है, वो ये है कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी तो फिर कुलसूम नवाज साहिबा या ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक नॉमिनी, एक प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, अगर PMLN की कोशिश है कि लार्जर बेंच बने, आप देख रहे हैं कि लार्जर बेंच बनता नजर आ रहा है आपको? नहीं, अब तो लिस्ट भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 जो है, कोर्ट नंबर 2 में बेंच नंबर 3 जो है उसके सामने ये केस फिक्स कर दिया गया है। सो अब तो वो जो बेंच, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वो चीफ जस्टिस साहब ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, तो वही अब तो कंटिन्यू करेगा। अब उसमें लार्जर या स्मॉलर का तो इशू खत्म हो गया। ठीक, राना सनाउल साहब आप हमें बता सकते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब आखिरकार क्या करेंगे जब 1 बरस से ज्यादा गुजर गया है, और ये जो सेल एग्रीमेंट है 1980 का, ये आप अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट के सामने ला सके हैं, शरीफ खानदान ला सका है, ना JIT के सामने ला सका है। जो एक फोटो कॉपी वहां पे दी गई थी वो जाली निकल आई है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका ओरिजिनल नहीं आ सका। और तारिक शफी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जाहिर है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मई 2016 में मैं हुसैन नवाज साहब के साथ मैंने ट्रैवल किया, हम दुबई गए, वहां से एक्चुअल हमने उसकी कॉपी निकाली है और उसको अटेस्ट करके प्रेजेंट किया है। जबकि हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि मैं नहीं गया, मैंने ये कॉपी हासिल नहीं की है। तो इस किस्म के जो मसले पैदा हो गए हैं, तजादात, इसका आप क्या हल निकालेंगे ख्वाजा हारिस साहब? देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो है ना कानूनी मुँह शगाफियाँ और ये नुक्ताफीनियाँ ये चलती रहती हैं। इनका तो टेक्निकली जो है वो वहाँ पे वकलाई इस किस्म की चीज़ें निकालेंगे, वो इसका जवाब देंगे। बड़ी सीधी सी बात है जो ये लीगल इशू तो नहीं, ये तो फैक्चुअल इशू है, ये फैक्ट का पॉइंट है। नहीं, ये टेक्निकल इशू है। बात ये है कि जो अवाम फहम और आम फहम बात है। पहली बात तो ये है कि 1980 में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब अभी सियासत में नहीं आए थे, और दूसरी बात ये है कि गल्फ स्टील मिल वहाँ पे लगी है, ये बात साबित है। अब वहाँ पे उसमें ईंटें कितनी लगी, उसमें जो है वो सरिया कितना लगा, वो सरिया आया कहाँ से, वो राज मजदूर कौन थे, उनके नाम क्या थे, वो कितना काम करते थे, उन्होंने कितने दिन काम किया, ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। गल्फ स्टील मिल जो है वो 1980 में लगी, और उसके बाद जो है वो सरमाए से लगी, उसके ऊपर लोन भी आया, वो वहाँ पे नहीं सर 1980 में नहीं लगी राणा साहब, वो 1973-74 में, राणा साहब 1973-74 में बात ये है ना। चलो और चले जाएं, और चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, तो फिर बात ये है ना कि 1973 में तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में होंगे। तो फिर बात ये है कि ये जो साबित करना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने सियासत में आगे जो है यानी एनालाइज कर रहे हैं उनके ज़ाती, उनके फैमिली के कारोबार को, फिर उसको जो कनेक्ट कर रहे हैं करप्शन से, और ये बता ही नहीं रहे, ये बता सके ही नहीं है। और ये इतनी लंबी एफर्ट जो 4 साल होती रही है, धरना 1 से ये चार्जशीट जो है ये बनना शुरू हुई है, और अगर ये धरना 1 इनका कामयाब हो जाता तो ये वो चार्जशीट है जो हमारे ऊपर लगनी थी, या शरीफ फैमिली या मियां नवाज शरीफ के ऊपर लगनी थी। ये 4 साल की मेहनत के बाद जो है वो अब तक ये इस काबिल नहीं हो सके कि कोई एक झूठा नाम ही ले लें कि जी यहाँ से किक बैक हुई है, यहाँ से कमीशन हुआ है, यहाँ पे जो है वो करप्शन हुई है। तो ये मैं जवाब देना चाहता हूं, सारी जो है ये लोगों के सामने है, ये लोगों के सामने है। गेबोल साहब, राणा साहब ये कहते हैं कि JIT को साबित करना था दस्तावेजात के जरिए कि मियां शरीफ साहब ने करप्शन की है। देखें, JIT कुछ साबित ना करे, JIT करप्शन भी साबित ना करे, लेकिन JIT ने एक चीज तो साबित कर ली है ना कि दुबई हुकूमत UAE की जो गवर्नमेंट है उसका लेटर आया है कि ये जो है जाली लेटर हमारा जो है पेश किया गया है। फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है वो एक क्राइम है, वो तो साबित हो गया है ना। मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूं कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होगा तो वो आर्टिकल 62-63 के तहत होगा। फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी एक क्राइम है, वो आप लोगों ने किया है, वो साबित तो हुआ है। चले करप्शन साबित नहीं हुआ, करप्शन को साबित होने में टाइम लगेगा, इंतजाम बनेगा, उसमें नैब में जाएगा, वो होने दे। देखे मेरी बात सुने, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अब हमारे राणा साहब जो है बड़े अच्छे हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं, कल तक इनको ये नहीं पता था कैलिबरी जो है वो फोन नहीं होता है, कैलिबरी फॉन्ट होता है। तो वो कैलिबरी फोन उनको अब समझ में आ गया कि कैलिबरी क्या होता है।
वो 2007 में निकला है, लेटर 2006 में क्या इन्होंने साइन किया है, ये तो फोर्जरी साबित हो गई ना। ये तो यानी कोई बच्चा भी जो है 6 जमात का ये कह देगा कि जी कैलिबरी फॉन्ट जो है 2007 में इजाद हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आप सब बातें छोड़ दें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है वो बाकायदा हुसैन नवाज और हसन नवाज से रब्ता किया, द यंगेस्ट बिलियनियर जो 15 साल की उम्र में जो है मल्टी बिलियनियर थे और जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है बाहर मुल्क में। तो ये चीजें तो साबित हो गई है ना। डॉक्यूमेंट लीक हुआ जी डॉक्टर साहब एक मिनट फॉरेन ऑफिस जो है, फॉरेन ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, राणा साहब आगे चलते हैं कि वजीर आजम क्यों इतने डेस्परेट हैं दुबई के फरमानरवा राशिद बिन मखदूम से बात करने के लिए, जबकि वहां से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वहां से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जा रही है। ये तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस लग रहा है। ये भी नहीं, ये भी इस किस्म का जो है ना, ये जिस किस्म के ये जो है यानी ये पतरे छोड़ रहे हैं ना, ये भी उस किस्म की बात है। दुबई के नहीं फॉरेन ऑफिस का वो खत जो है सामने आया है वो क्या सही नहीं है, वो जाली है, गलत है वो। नहीं बिल्कुल वो उसकी कोई वक़्त नहीं है। उनके साथ मियां नवाज शरीफ को बात करने के लिए कोई इस किस्म के ट्वीट करने की या इस किस्म के जो है वो लेटर लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये शायद आपके भी इल्म में हो ये बात, बहरहाल ये बात मेरे इल्म में ही है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये अब मेरे भाई नबील गबोल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि छोड़ें जी सारी बातों को, वो करप्शन भी छोड़ें और वो चीज़ भी छोड़ें, लेकिन बात ये है कि ये तो फोर्जरी हो गई है और ये फोर्जरी में तो ये 62-63 में आ जाएंगे। और मेरे भाई नबील गबोल, आप जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है वो इल्म नहीं है, हो सकता है कि आपके ये बात नज़र से गुजरी ना हो। ये अब ये फोर्जरी अगर हुई है तो कहाँ पे हुई है? ये फोर्जरी फिर वहाँ पे हुई है ना, तो ये फोर्जरी की कॉग्निजेंस जो है वो वहीं पे होगी। उस फोर्जरी के ऊपर 62-63 यहाँ पे नहीं लग सकती। कानून जो है उसने फिर अगर इम्प्लीमेंट होना है तो उसने फिर अपने तकाज़ों के मुताबिक ही होना है। फोर्जरी हो जो है वो दुबई में आप उसकी कॉग्निजेंस लें, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, फोर्जरी दुबई में हुई है तो उसके कानून लागू नहीं, आपका मतलब ये है? वो वहाँ का कानून लागू होगा, आपका कानून लागू नहीं होगा। फोर्जरी हुई है तो वो नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जमा तो जेआईटी में किया गया है ना। जो आप कह रहे हैं बात ये है कि ये जो फोर्जरी बनाई है ना जेआईटी ने, ये साबित होगा कि ये जेआईटी ने फोर्जरी की है। ये आप देखें तो सही, आप ये बात नहीं कहेंगे कि यार ये जेआईटी वालों ने क्या किया है, ये इन्होंने किया क्या है। वो जो आप जिस लेटर की आप फोर्जरी क्या की है, राणा साहब आप कह रहे हैं कि जेआईटी ने यूएई के खत जो है वो जाली बनाए। सुन लेना, आप देखिए बात ये है, वो जो फोन्ट कैलिबरी वाली ये बात कर रहे हैं, आप देखिए इन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो है वो कैलिबरी, वो फोन्ट कैलिबरी जो है वो जो ये कह रहे हैं कि तस्दीक करवाई है इन्होंने वहाँ से, इन्होंने वो जो ट्रस्ट डीड है वो जिस फर्म से तस्दीक करवाई उसने उसको वेरीफाई कर दिया। ये जेआईटी ने वो वेरिफिकेशन जो है वो अलहदा रख दी, फ्रॉड किया और बाद से वो कैलिबरी को निकाल के ले आए पे जी ये तो 2007 में है, ये तो 2006 में थी नहीं। वो 2006 में भी थी, वो 5 में भी थी, वो 4 में भी थी। ये हम साबित करेंगे जो है वो कोर्ट में। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन राणा साहब वो आपके नॉलेज में आया नहीं कि कैलिबरी के इन्वेंटर ने वजाहत की है डॉन टेलीविजन को ईमेल करके कि भाई वो जिस इन्वेंटर ने वजाहत की है ना, वो जो इन्वेंटर ये साबित करेगा ना कि 2005 में भी थी, 4 में, वो इन्वेंटर भी आ जाएगा। मामला ये है कि मैं लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें तो मेरे इल्म में नहीं, उसको भी खरीद लीजिए। जो मेरे इल्म में भी है वो भी मैं उस वक्त तक जो है वो मैं सब के ऊपर बात नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर ये चीज़ें जो है वो कोर्ट में जानी है। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि जेआईटी ने सरे वर्ग के ऊपर जो 4 अपनी कामयाबियां दिखाई हैं ना, वो 4 की 4 गलत साबित होने जा रही हैं। अच्छा नाज़रीन, मुझे फवाद चौधरी साहब ने भी स्टूडियो में ज्वाइन किया। फवाद साहब आप आ जाएं यहाँ पे, आप बैठ जाएं यहाँ पे आके। फवाद चौधरी साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन वक्त मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक का नाज़रीन यहाँ पे हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ यह है कि जेआईटी ने दर हकीकत फोर्जरी की है,
कैलिब्री फॉन्ट के हवाले से भी जेआईटी ने फोर्जरी की है, और जो यूएई का खत है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का यूएई का, जिसमें यूएई की हुकूमत ने क्लैरिफिकेशन की है कि अप्रैल 1980 का जो शेयर सेल 25% शेयर हैं गल्फ स्टील मिल के, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तारिक शफी साहब के नाम पे, वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ऑफिशियल रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफिशियल रजिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, जिसकी फोटोकॉपी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि ये दोनों चीजें जेआईटी की साजिश है, जेआईटी की फोर्जरी है, और जब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडे को सोमवार को जाएगा तो ये हकीकत वहां पे खुल जाएगी और जेआईटी का झूठ, जेआईटी की साजिश जो है वो साबित हो जाएगी। यहां पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी नुक्ते से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और पंजाब के लॉ मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने ये दावा किया कि जेआईटी ने दर हकीकत साजिश की है और फोर्जरी की है, और जब ख्वाजा हारिस साहब मंडे को अपने दलाइल देंगे तो ये चीज़ जो है रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी, साबित हो जाएगी। ये रिपोर्ट मेरे पास है जिसकी जो 255 सफ़ात में पढ़ चुका हूँ। ये बताना ज़रूरी है कि इस रिपोर्ट जो है इसके अंदर तमाम हिस्से जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी तफसील से वजाहत की गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ख्वाजा हारिस साहब कैसे इसको साबित कर पाएंगे। फवाद साहब वो कह रहे हैं कि ये फोर्जरी जेआईटी ने की है, राना साहब का कहना है। राना साहब का मैं अभी सुन रहा हूँ और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि ये पंजाब के वज़ीर कानून की तरफ से आ रहा है, और अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो राना साहब को इसके ऊपर 3 साल कैद और 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन राना सनाउल्लाह साहब फेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके इस प्रोग्राम का नोटिस लेती है और राना सनाउल्लाह साहब को और जो ये इल्ज़ाम साबित करने के लिए बुलाती है या नहीं बुलाती, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम है। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा जो जेआईटी है उसने फोर्जरी की है, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। और राना सनाउल्लाह साहब का नाम, राना साहब आपका क्या इस पे रिस्पॉन्स है? तो कह रहे हैं ये तो एक मतलब एक क्रिमिनल चार्ज बन जाएगा आपके खिलाफ, ये कहना कि ये फोर्जरी की है जेआईटी। देखिए मुझे अफसोस है कि अगर ये बात कोई और करता या इवन मेरे भाई नबील गबोर साहब करते तो मुझे अफसोस ना होता। फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं जो खुद एक वकील है। ओ भाई ये इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये इन्वेस्टिगेशन है, इसके एक एक लफ्ज़ को मैं गलत कह सकता हूँ, इसके एक एक लफ्ज़ को मैं चैलेंज कर सकता हूँ। हम रोज़ाना अदालतों में आप कह रहे हैं उन्होंने फोर्जरी की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इसने, सुन लेना, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या टीम है इसने फैब्रिकेशन करके मेरे खिलाफ जो है ये जुर्म साबित करने की कोशिश की है, मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा राइट है। अदालत को ये बात सुननी पड़ेगी और मेरी बात को जो है वो अदालत एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये तो मेरा लीगल राइट है। लेकिन आपको अपनी बात को साबित करने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये साबित करूं। मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि फवाद चौधरी जो है वो अगले हफ्ते कहेगा कि यार ये जेआईटी वालों ने मरवा दी है, ये जेआईटी वालों ने किया क्या है। लेकिन जेआईटी वाले को जब पूछेंगे वो कहेंगे जनाब हमने क्या किया, हमें तो किया किराया मिला है, हमने आगे कर दिया, हमारा क्या कसूर है इसमें। ये बहस शुरू होने वाली है अगले हफ्ते से। लेकिन राना साहब जेआईटी तो ये कह रही है कि अप्रैल 1980 का जो सेल एग्रीमेंट है 25% शेयर का तारिक शफी साहब के नाम पे, उसके यूआई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि इस किस्म का एग्रीमेंट इन तारीखों में इस रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि 1978 के बारे में ये नहीं कहा गया। 1978 का जो सेल एग्रीमेंट है 75% शेयर्स का, वो जाहिर है कि रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 1980 का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी कॉपी जो है वो प्रेजेंट की है। तारिक शफी साहब ने खुद ये कह दिया है अपने बयान के अंदर वीडियो रिकॉर्ड में कि वो हुसैन नवाज साहब के साथ ट्रैवल करके गए दुबई इसकी कॉपी हासिल करने के लिए, और जो नोटराइज कॉपी दी गई है वो नोटरी पब्लिक की कॉपी भी वहां रिकॉर्ड में ली, और दुबई में तो हर चीज का रिकॉर्ड होता है। तो ये तो बड़ा संगीन मसला है। आप कह रहे हैं ये फोर्जरी साबित हो जाएगी जेआईटी के खिलाफ। पीरजादा साहब बात ये है कि फिर जिन लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है, देखिए होता ये है कि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश करता हूँ और अगर मैं और वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वेरीफाई है और मैं किसी जगह पे पेश करता हूँ, अगर वो फोर्ज्ड है और आपने उसको गलत वेरीफाई किया है तो ये ओनस मेरे साथ साथ आपके ऊपर भी है। और आप अगर ये साबित करते हैं कि जी मैंने इसको वेरीफाई किया और मैंने इस बुनियाद के ऊपर किया है, तो वो बुनियाद फिर आपने साबित कर लिया। मामला ये है कि अब इसकी मैं तफसील किसने वेरीफाई किया था कि आप देखें ये लीग बहरहाल अब मैं ये देख रही ये बात जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल टीम ने करनी है
वो देखें, वो मैं अब यहाँ पे कैसे उसको ऑन एयर कर दूँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ एक और बात है, इन्होंने ये भी कहा है कि जी वो जो सी पोर्ट का रिकॉर्ड है वो हमने सारा चेक किया है, वहाँ से तो कोई एक तिनका भी नहीं गया सऊदी अरब, और ये कह रहे हैं हमने स्क्रैप भेजी है। वो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वेरीफाइड मौजूद हैं, वो सिर्फ इनको सी पोर्ट का मगालता लगा है। ये एक और सी पोर्ट से जो रिकॉर्ड ढूंढते रहे हैं वो किसी दूसरी सी पोर्ट में आती है। तो माना ये कि ये सारी चीजें वहां तो हो सकता है, सारी चीजें अब सामने आ जानी है। राणा साहब वहां हो सकता है कि अगर स्क्रैप दुबई के पोर्ट से नहीं गया और शारजा से गया है और गलत पोर्ट की चेकिंग की गई है, वो चीज हो सकती है, वो छोटा मामला है, लेकिन सेल एग्रीमेंट ही का ना होना। चले इस पे आगे चलते हैं। गेबोल साहब ये बिल्कुल ये छोटा ये मामला छोटा ये शरीफ फैमिली ने और राणा सनाउल्लाह साहब ने और इन्होंने जो पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, एक डॉक्यूमेंट, आप किसी एक डॉक्यूमेंट नहीं, सारे ही डॉक्यूमेंट फेक हैं, एक डॉक्यूमेंट भी इन्होंने असली वहां पे पेश नहीं किया। और मैं तो अच्छा पीरजादा साहब मुझे आप ये बताएं, एक मेरे सवाल का जवाब आप दे दें। ये डिफेंस जो है वो कर रही है और फौज डॉक्यूमेंट पेश कर रही है, तो फिर क्या यहाँ तो बिल्कुल ही कोई हालात मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्विकली बात करें, मैं गेबोल साहब को लेना चाहता हूं। लॉ मिनिस्टर डिफेंड कर रहा है उसको। जी पीरजादा साहब आप इतने समझदार आदमी है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि बात सुने, ये जो चीज़ें आप जो कर रहे हैं, अगर ये इस तरह से भी हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने प्राइवेट फैमिली बिजनेस का रिकॉर्ड जो है, बुक कीपिंग जो है, उन्होंने बेहतर नहीं की। आप उनके ऊपर जब तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगा के साबित नहीं करेंगे, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है ना, और क्या इल्ज़ाम है राणा साहब, खुदा को खौफ करें। ये जो जिन आईटी है वो भी कहाँ पे की है, 800 गुना इजाफा हुआ है 1990 और 93 के दौरान जब वो वज़ीर आज़म थे। मैं देखो बात सुनो, मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया ने जो है वो लोगों ने कारोबार किया। जिन आपने दहाई में जो लोग अरबपति थे, सुन लेना जो बात सुने, और नहीं हमें क्या डराना है उन्होंने, बात यह कि जो 60 की दहाई में अरबपति थे वो आज अगर अरबपति है तो उनके ऊपर बड़ा गिला है। और जो 1990 में पेनीलेस थे, जो 1990 में जो है वो तनख्वाह के मुलाजिम थे, आज वो अरबपति हैं, और उन दोनों की जेबों में इमरान खान का हाथ है, पैसे निकाले जा रहा है, हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा है, जहाजों पे उड़ रहा है। उनके अरबपति होने का कोई नहीं पूछ रहा, तो उनका भी लाइन है सामने। गेबोल साहब ये जेट ही बिठाएं, वो बताएं कि वो अरबपति कैसे, बिल्कुल नहीं दिया। जो 1960 में अरबपति थे, जो 1960 में करोड़ों रुपए टैक्स देते थे, उनके अरबपति होने के ऊपर बड़ा साहब गेबोल साहब के हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा। गेबोल साहब आपको क्या लग रहा है, कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएंगे? आगे आपको होते क्या नजर आ रहा है? सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गए हैं, क्या होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, मुस्तफ़ी कभी नहीं होंगे। वो खुद चाहते हैं कि वो सियासी शहादत जो है वो कबूल करें, और वो जो है अपने आवाम के सामने जाकर यही कहेंगे कि देखो मैं 5 साल काम करना चाहता था लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया, और मैं अब आप लोगों के पास आया हूँ और मेरे साथ ये बड़ा जुल्म हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही उनको जो है हटा दिया जाए। और उसके बाद ये होगा, आप कह रहे क्या, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो 3 दड़ों में तकसीम हो जाएगी, क्योंकि अभी से ही MNAs जो हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। मिनिस्टर्स हैं जो राइट एंड लेफ्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने अपने जो है ग्रुप्स बना लिए। आज कितनों को मैं जानता हूं जिन्होंने दूसरी जमातों से राब्ता किया है, तो आने वाले दिनों में मुझे मुस्लिम लीग नून भी जो है उसका भी हाल जो है MQM जैसे ही नजर आ रहा है। राणा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के PMLN को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट होंगे? बात यह है पीरजादा साहब, मियां नवाज शरीफ के साथ पूरी जमात खड़ी है। एक आदमी अलहदा नहीं होगा, जो अलहदा होगा वो रांदे दरगाह हो जाएगा। वो जो है ना, वो बिल्कुल जो है वो यानी जो है वो अपने आप से जो है वो जाता रहेगा। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ख्वाजा आसिफ हो कोई और हो, देखें बात यह है कि वो मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा। मियां नवाज शरीफ के हर फैसले के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर वोटर, हर वर्कर जो है वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। यार एक ऐसा आदमी जो 36 साल से हुकूमत कर रहा है और ये जिन आईटी उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं निकाल सकी।
यानी जिन्होंने उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की है 36 साल की, और एक करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सके, उसके सिर्फ जाती कारोबार को ढूंढते फिर रहे हैं कि जी वहां पे इन्होंने एसेट बना था, वहां पे बिल्कुल हमारा वक्त राना साहब बिल्कुल वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह साहब का जनाब मेरा पॉइंट रह गया, मैं कह रहा था कि सिर्फ जिन आईटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से रातों की नींदें की उड़ी हैं, ये जिन ही बनता था, कट जाएगा। जिन आईटी फौज चौधरी साहब का भी और गबोल साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम साइट्स का आपने मौक़िफ़ देखा, देखिए अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया।